Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the third lecture of Laws of Motion. Basically बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बहुत तरीके के जो फोर्सेस होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक नई चीज देखेंगे जिसका नाम होता है FBD, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो आज का लेक्चर मैं आपको पहले ही बता दूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम रूल क्या कहता है। When the net force on something is zero, we say that something is in mechanical equilibrium. In mathematical notation, the equilibrium rule is, ये जो सिंबल है ये कहलाता है समेशन। तो समेशन ऑफ F is equal to zero, मतलब कि अगर सारे के सारे फोर्सेस मिल करके अगर नेट कितना हो जाए वो जीरो हो जाए, है ना, तो हम लोग कहेंगे कि बॉडी किसमें है, बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और बच्चों अभी के कुछ चैप्टर्स तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कोई भी बॉडी दी होगी ना तो हम लोग उसे एक पॉइंट साइज्ड पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। इसीलिए यहां पर हम लोगों ने सिर्फ कह दिया कि अगर पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो है तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। जब हम लोग पार्टिकल से हट करके, है ना, उसे प्रॉपर उसके साइज के हिसाब से बात करेंगे और उसे एक रिजिड बॉडी मानेंगे, तब कहानी में थोड़ा सा चेंज आएगा और वो हम लोग पढ़ेंगे एक नए चैप्टर में जिसका नाम होगा रोटेशन। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, आइए यहां स्टार मार्क्ड है, अनदर कंडीशन फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज दैट द नेट टॉर्क इक्वल्स जीरो। अब ये टॉर्क क्या होता है, वो जीरो कैसे होगा, वो सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे कहां, उस नए चैप्टर में जिसका नाम है रोटेशन। तो अभी के लिए जब तक वो टॉपिक शुरू नहीं होता है हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्या ट्रीट किया करेंगे, एज पॉइंट मासेस। क्लियर है ये बात। तो अगर पॉइंट मासेस ट्रीट कर रहे हैं तब तो सिर्फ ये कंडीशन ही मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए सफिशिएंट है कि उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो। यहां लिखा है द समेशन सिग्मा स्टैंड्स फॉर द वेक्टर सम ऑफ एंड F स्टैंड्स फॉर फोर्सेस। फॉर अ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, है ना, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि सस्पेंडेड हो, है ना, लटका करके रखी हुई हो रेस्ट पर, लाइक द बैग ऑफ शुगर, द रूल सेज दैट द फोर्सेस एक्टिंग अपवर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द अदर फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड टू मेक द वेक्टर सम इक्वल टू जीरो, है ना। तो देखिए जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक शुगर का बैग यहां पर लटका हुआ है ना। तो अगर इस शुगर के बैग को मैं अलग से इधर से ऐसे दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं कि एक फोर्स इस पर रस्सी लगा रही है ना, रस्सी इसे ऊपर खींच रही है, ये आप फील कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं भी पढ़े होने पर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये धागा ना होता बच्चों तो ये शुगर नीचे गिर गया होता। क्यों? क्योंकि इसे धरती नीचे खींच रही है। किस फोर्स से नीचे खींच रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो हम लोग हर कोई जानते हैं कि होता है मास इनटू जी। तो ऊपर धागा जो है ना वो इसे ऊपर खींच रहा है जिस फोर्स से, उसके मैग्नीट्यूड को भी कितना होना पड़ेगा, mg के ही बराबर। तभी ये शुगर का जो पैकेट है ये यहाँ पर रेस्ट पर है ना। तो ऊपर भी जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, mg, और नीचे तो खैर mg लग ही रहा है, राइट। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम रूल भी तो यही कहता था, है ना, कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है इस पर उतना फोर्स इस पर नीचे लगना चाहिए, तभी तो सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए बच्चों वही चीज यहां पर लिखी हुई है, वेक्टर क्वांटिटीज टेक डायरेक्शन इनटू अकाउंट, सो इफ अपवर्ड फोर्सेस आर पॉजिटिव डाउनवर्ड वंस आर नेगेटिव एंड व्हेन एडेड दे एक्चुअली सब्ट्रैक्ट। हम लोग ऑल्दो क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, लेकिन हो क्या जा रहा है ऑटोमेटिकली, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। ऑलराइट, चलिए बच्चों तो अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ मूविंग थिंग्स की। देखिए हमें लगता है कि रेस्ट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, ये बात तो देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा हो, वो भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो भी वो कहलाएगा कि वो इक्विलिब्रियम में है ना। बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इट इज अ स्टेट ऑफ नो चेंज, चेंज ना है बस, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम देख पा रहे हैं कि ये जो लड़की है ये इस डिब्बे को आगे की तरफ खिसका रही है। अब ये जो डिब्बा है इस पर बच्ची फोर्स लगा रही है 75 न्यूटन का, और फ्रिक्शन भी एग्जैक्टली 75 न्यूटन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस डब्बे पर,
है ना। इस डब्बे पर जो नेट फोर्स है वो कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 75 आगे 75 पीछे, है ना। अगर मैं यहां पर बोलूं कि x के लॉन्ग अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, x ये वाला है, y ये वाला है, y के लॉन्ग तो कोई मोशन है ही नहीं, तो y के लॉन्ग तो ऑब्वियस है कि नेट फोर्स 0 है। और x के लॉन्ग ऑल्दो मोशन है, लेकिन x के लॉन्ग हम लोग देख पा रहे हैं कि जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही फोर्स पीछे लग रहा है, तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट स्पीड से ही जा सकता है ना। एक्सेलरेशन तो संभव नहीं है, तो हम लोग इसे भी कहेंगे कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना। तो बेसिकली अगर रेस्ट पर होता है तो हम लोग जनरली स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं इसे, और अगर स्टेडली आगे बढ़ता जा रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है ना। और दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है बच्चों, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, तो आज आते हैं हम लोग आज के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जो कि है फ्री बॉडी डायग्राम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पूरे मैकेनिक्स में इनफैक्ट कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ सकती है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विथ न्यूटन्स सेकंड लॉ वी ऑफन ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम इन विच द ओनली बॉडी शोन इज द वन फॉर विच वी आर समिंग फोर्स। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने अभी पिछला डायग्राम देखा था, है ना, जिसमें हम लोगों ने एक शुगर के पैकेट का एनालिसिस किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि उस पर नीचे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था, ऊपर वो जो धागा था वो उसे खींच रहा था। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो जो धागा जो फोर्स लगाता है ना, उसे कहते हैं फोर्स ऑफ टेंशन, वो एक्चुअली टेंशन कहलाता है। तो हम लोग ऊपर दिखा दिए थे टेंशन, नीचे दिखा दिए थे mg। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या बनाया था, हम लोगों ने डायग्राम बनाया था उस बॉडी का जिसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। क्लियर है ये बात। तो जब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग उस बॉडी का डायग्राम बनाते हैं जिसको हमें एनालाइज करना है और जिसका हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि वो बॉडी दूसरे पर कितना फोर्स लगा रही है, उसे हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ब्लॉक है ना, और एक ब्लॉक है यहाँ पर और उसके बगल में एक और ब्लॉक है। अब मान लीजिए कि ये जो ब्लॉक है इस पर हम लोग इस डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, लेट अस से एफ मैग्नीट्यूड का। इस धक्के की वजह से क्या हो रहा है, ये जो ब्लॉक नंबर 2 है वो भी आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक नंबर 1 पर ये एफ फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से 1 नंबर का जो ब्लॉक है ये आगे जाना चाह रहा है, लेकिन बीच में 2 ब्लॉक आ जा रहा है तो वो भी बेचारा आगे, उसे भी जाना पड़ रहा है। तो जो ब्लॉक नंबर 2 है ना, अगर ब्लॉक नंबर 2 का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूं तो देखिए हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। हम लोग सिंपली ये कहेंगे कि ब्लॉक नंबर 2 पर एक फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, चूंकि टेबल को ये प्रेस कर रहा है तो टेबल भी इसे ऊपर की तरफ धक्का दे रही है ना। तो ऊपर की तरफ दिखा देते हैं फोर्स बिकॉज ऑफ टेबल। और साथ ही देखिए कि ये जो 1 नंबर ब्लॉक है ये 2 नंबर के ब्लॉक को आगे धक्का दे रहा है ना। तो हम लोग यहां पर इस तरीके से दिखा सकते हैं फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, है ना। तो ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका, ब्लॉक नंबर 2 का। अब आप देख पा रहे होंगे कि mg और ft है ना, जो वर्टिकल फोर्सेस है वो तो बैलेंस्ड है, क्योंकि ये जो 2 नंबर का ब्लॉक है ये वर्टिकल डायरेक्शन में अप डाउन तो मूव नहीं कर सकता है, मोशन नहीं कर सकता है। तो अब आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इस पर जो x के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, वो इकलौता एक ही फोर्स है F21। तो अकेले एक ही फोर्स लग रहा है अगर x के लॉन्ग, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन तो आएगा ही, और वो आएगा किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या है ये इस पर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन हम लोग कितना लिख देंगे, एक्सेलरेशन हम लोग यहां पर लिख देंगे फोर्स, जो कि ये कितना फोर्स है F2,1। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं कि ये क्या है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ ब्लॉक नंबर 2 से। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग एक्सेलरेशन निकाला करेंगे। तो आप देखिए जब मैंने 2 kg, मतलब कि ये जो ब्लॉक नंबर 2 है ना, इसका जब मैंने डायग्राम बनाने की सोची तो मैंने ये नहीं देखा कि बगल वाले पर कितना फोर्स लग रहा है, या 2 नंबर का जो ब्लॉक है ये और किसी पर कितना फोर्स लगा रहा है। मैंने ये देखा कि ये जो ब्लॉक नंबर 2 है
उसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, और उनको मैंने डायग्राम में यहां पर शो करा है। तो देखिए बच्चों, वही चीज यहां पर लिखी हुई थी। क्या लिखा है यहां पर? ऑल्सो ईच फोर्स ऑन द बॉडी इज ड्रॉन एज अ वेक्टर एरो विथ इट्स टेल एंकर्ड ऑन द बॉडी। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूजुअली इंक्लूडेड, जैसा कि हम लोगों ने भी इंक्लूड किया था, एक्स और वाई हम लोगों ने बताया कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है नेट फोर्स आ रहा था, और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने देखा था कि नेट फोर्स नहीं आ रहा था। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज समटाइम्स शोन विद अ वेक्टर एरो, जो हम लोगों ने भी दिखाया था, है ना। दिस होल प्रोसीजर इज डिजाइंड टू फोकस आवर अटेंशन ऑन द बॉडी ऑफ इंटरेस्ट, है ना। हम लोग उस बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को देखना चाहते हैं। और एक और चीज देखिए, इन्होंने ये कहा है कि हम लोग कैसे फोर्स को दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर इस तरीके से दिखाया था, है ना, तो ये वाले फोर्स को आप और कैसे दिखा सकते हैं? इस फोर्स को आप इस तरीके से भी दिखा सकते थे। दोनों बातें बिल्कुल एक ही है ना, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हमारे को दिख रहा है कि चाहे आप ऐसे दिखाइए चाहे ऐसे दिखाइए, बात एक ही आ रही है। चलिए बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, वो है एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है ना, हम लोगों ने सिस्टम डिफाइन कर दिया, तो अब हम लोग सिर्फ उस पर लगने वाले बाहरी फोर्सेस को देखते हैं, और हम लोग बोलते हैं F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वही देखिए, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। अ सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर बॉडीज एंड एनी फोर्स ऑन द बॉडीज इनसाइड द सिस्टम फ्रॉम बॉडीज आउटसाइड द सिस्टम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फोर्स किस पर लगना चाहिए? हमारे सिस्टम पर, किसके द्वारा? आउटसाइड द सिस्टम के द्वारा, और उनको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। अब ये भी हो सकता है कि जो सिस्टम आपने चुना वो किसी एक बॉडी का नहीं हो सकता है अंदर कुछ एलिमेंट्स हो एक से ज्यादा। उसका एग्जाम्पल भी अभी हम लोग देखेंगे। तो लिखा है यहां पर, इफ द बॉडीज मेकिंग अप अ सिस्टम आर रिजिडली कनेक्टेड टू वन अनदर। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना, रिजिडली कनेक्टेड। रिजिडली कनेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि वो दोनों मिलकर के ऐसे बिहेव कर रहे हैं एज इफ कि वो अकेले ही एक सिस्टम है, मतलब दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं। उसका एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे। रिजिडली कनेक्टेड टू वन अनदर वी कैन ट्रीट द सिस्टम एज वन कॉम्पोजिट बॉडी। हम लोग उसे एक बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड द नेट फोर्स ऑन इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। हम लोग क्या नहीं इंक्लूड करेंगे? इंटरनल फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। और इंटरनल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? द फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज इनसाइड द सिस्टम। इंटरनल फोर्सेस जो है वो एक्सेलरेट नहीं करा सकते सिस्टम को, एक्सटर्नल फोर्सेस ही करा सकते हैं। आइए उसका एक तो बच्चों, इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर वापस से हमारे एप्पल और ऑरेंज फिर से आ गए, है ना। इन दोनों के बीच में मान लीजिए एक रस्सी है, और एप्पल जो है उस रस्सी को पकड़ करके खींच रहा है। तो हो क्या रहा है? यहाँ पर मैंने सिस्टम माना है ऑरेंज प्लस एप्पल को मिला करके। अब देखिए यहाँ पर इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स है, लेकिन वो कौन सा है? ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड जो सप्लाई कर रही है एप्पल के पैर को, ये वो फोर्स है। देखिए लिखा है, एन एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स अकर्स व्हेन द फ्लोर पुशेस ऑन द एप्पल। और क्यों ऐसा कर रहा है फ्लोर? क्योंकि एप्पल देखिए वो चलने की कोशिश कर रहा है। रिएक्शन टू एप्पल्स पुश ऑन द फ्लोर। अगर आप खड़े रहेंगे, अगर ये एप्पल खड़ा रहता तो फ्लोर उसे क्या करता? आगे धक्का नहीं देता। लेकिन फ्लोर को क्या कर रहा है एप्पल? पीछे धकेलना चाह रहा है। जैसे जो काम आप करते हैं चलते वक्त, आप बेसिकली फ्लोर को पीछे की तरफ धक्का देना चाहते हैं, और बदला निकालता है फ्लोर आपके ऊपर, और वो आपको आगे ठेलता है, जिसके कारण आप कहते हैं कि आप चल पा रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो वही काम यहां पर हो रहा है। बाकी आप देखिए कि एप्पल जो है वो ऑरेंज पर अगर एफ फोर्स लगा रहा है, तो बदले में ऑरेंज भी एप्पल पर एफ फोर्स लगा रही है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या हो गया? ये दोनों पलट गए। अब देखिए जो ग्राउंड एप्पल पर फोर्स लगा रही है वो लेटर से एफ जी है ना, एफ बिकॉज ऑफ ग्राउंड। तो हम लोग पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना कहेंगे? अब आप देखिए, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो मुझे इंटरनल फोर्सेस को देखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस होते हैं पेयर में, और पेयर में होने की वजह से वो क्या हो जा रहे हैं? आप देखिए कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो बच गया क्या? सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स बच गया, जो कि है फोर्स बिकॉज ऑफ द ग्राउंड। और हम लोग पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक
रिजिड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है ना। एप्पल का जो एक्सेलरेशन होगा वही ऑरेंज का होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक धागा है और जिसे पकड़ के एप्पल खींच रहा है आगे की तरफ, है ना। तो यहां पर ये बेसिकली बिहेव कर रहा है एक रिजिड सिस्टम की तरह। इन दोनों के बीच में रिजिड सिस्टम के बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में, पर एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं कि एप्पल और ऑरेंज के बीच में जो दूरी है वो कभी भी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है हम लोग फील कर सकते हैं कि हमेशा क्या रहेगी, टॉट रहेगी, है ना, हमेशा उसमें स्ट्रेच रहेगा, जिसकी वजह से दोनों के बीच की दूरी बरकरार रहेगी। और ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि ये सिस्टम कैसा है, रिजिड सिस्टम है। तो वही देखिए यहां पर जब इस पूरे सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। अगर वो निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स बिकॉज ऑफ ग्राउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑरेंज प्लस मास ऑफ एप्पल। क्लियर है ये बात? चलिए तो बच्चों समय आ गया है कि अब हम लोग एंट्री लें कुछ फोर्सेस को जानने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की कौन सा फोर्स होता है? बेसिकली देखिए क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल है, लेट अस से m1 मास का, कोई भी पार्टिकल है लेट अस से m2 मास का, तो होता क्या है कि m1 को m2 अट्रैक्ट करता है और m2 को m1 अट्रैक्ट करता है बाय द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू एक्चुअली होती है, यहां पर अगर दूरी मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, लेट अस से कि वो r है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? अब लेकिन देखिए होता क्या है कि ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। हम लोग उसका एक बहुत सिंपल सा केस देखते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ इन्वॉल्व करते हैं कोई एक पार्टिकल को और अर्थ को, है ना। जैसे कि यहाँ पर कैंटालोप मतलब कि एक टाइप ऑफ मस्क मेलन होता है ये, इसको और अर्थ के इंटरैक्शन को हम लोग देखने वाले हैं लेटर से। तो देखिए लिखा क्या है, अ ग्रेविटेशनल फोर्स Fg वेक्टर ऑन अ बॉडी इज अ सर्टेन टाइप ऑफ पुल, है ना, हमेशा ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, डायरेक्टेड टुवर्ड अ सेकेंड बॉडी। In these early chapters, we do not discuss the nature of this force and usually consider situations in which the second body is Earth, है ना। वही चीज मैंने आपको कहा कि अभी फिलहाल जो मैंने ये बात बताई है ये हम लोग और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग इसका एक सिंपल वर्जन देखते हैं। तो वो क्या है, जब दूसरी बॉडी क्या रहेगी, अर्थ रहेगी। Thus, when we speak of the gravitational force Fg vector on a body, we usually mean a force that pulls on it डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। हमेशा अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरफ खींचेगी, अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। और हमारे लिए जब हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के देखते हैं तो हमारे को हमेशा लगता है कि वो डायरेक्शन कौन सी है, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, दैट इज डायरेक्टली डाउन टूवर्ड द ग्राउंड। वी शैल एज्यूम दैट द ग्राउंड इज एन इनर्शियल फ्रेम, है ना। उसके रोटेशन के मोशन को हम लोग थोड़ा अगर नेग्लेक्ट कर दें तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि ग्राउंड एक इनर्शियल फ्रेम है। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि ये जो मस्क मेलन है ना, कैंटालोप है, इसका मास लेटर से कि m है, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पर फोर्स लग रहा होगा g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इनटू स्मॉल m, है ना। मैंने g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब इस क्वांटिटी को बेसिकली हम लोग नाम दे देते हैं स्मॉल g, है ना। और ऑल्दो यहां पर दिख रहा है कि अर्थ की ये थोड़ा ऊपर है, लेकिन हम लोग जो चैप्टर शुरुआती पढ़ेंगे ना बच्चों, उसमें ये दूरी बहुत नेग्लिजिबल लेते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल, जिसके कारण ऑलमोस्ट हम लोग सेंटर और इस खरबूज के बीच की दूरी को कितना कह सकते हैं, RE के बराबर, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कि ऑलमोस्ट होता है 6400 किलोमीटर्स के बराबर। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो यहां पर इस पूरे के पूरे टर्म को हम लोग देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, G कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। तो F की वैल्यू यहां से हम लोग कितनी बोल देते हैं, F की वैल्यू यहां से हम लोग सिंपली बोल देते हैं mg। तो बेसिकली जिसे हम लोग mg कहा करते हैं उसका क्या राज है वो मैंने आपको अभी बता दिया। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं हम लोग फ्री फॉल की, है ना। बहुत ही फेमस ये वर्ड है फ्री फॉल। तो आखिर देखते हैं ये फ्री फॉल होता क्या है। जब एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का g होता है तो हम लोग कहते हैं कि इट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। देखिए वही लिखा है, वी नो दैट अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। व्हेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स, दैट इज व्हेन फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल।
अब देखिए, चाहे इसका मास कुछ भी हो, है ना, लेट अस से मास m है, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, फोर्स अपॉन m, है ना, फोर्स हो जाएगा mg अपॉन m विच इज g। अब अगर मास को डबल कर दिए तो फोर्स भी तो डबल हो गया। तो देखिए हमेशा क्या हो रहा है, फोर्स अपॉन मास, ये वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा इस पर्टिकुलर केस में g के बराबर आ रही है। ऐसा ही एक इत्तेफाक हम लोग और कब देखते थे, हम लोग देखते हैं सर्कल के केस में, है ना। चाहे बच्चों कैसा भी सर्कल हो, है ना, बड़ा रेडियस का या छोटे रेडियस का, हमेशा सरकमफेरेंस की लेंथ और डायमीटर, है ना, उसका रेशियो हमेशा क्या आता है, पाई आता है। तो जैसा यहां पर g आता है रेशियो हमेशा कांस्टेंट, उसी तरह सर्कल के केस में हमेशा क्या आता है, पाई आता है। चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द नॉर्मल फोर्स की। बेसिकली नॉर्मल फोर्स जो है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो ये बेसिकली आता है किस कैटेगरी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग टाइप का फंडामेंटल फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक अलग टाइप का फंडामेंटल फोर्स है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उसमें एक एग्जाम्पल नॉर्मल फोर्स भी है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे हुआ, आप ऐसे सोचिए कि ये जो ब्लॉक यहां पर बच्चों रखा हुआ दिख रहा है आपको, अब अगर ये टेबल नहीं होता तो ये नीचे चला आता, मतलब ये ब्लॉक की टेंडेंसी है किधर जाने की, नीचे जाने की, पर ये टेबल इसे रोक करके रखा है और ये जाने नहीं दे रहा है। तो बेसिकली टेबल को ब्लॉक प्रेस कर रहा है एंड वाइस वर्सा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो एटम्स हैं, ये दोनों काफी करीब आ जा रहे हैं बिकॉज दे वांट टू पुश ईच अदर, जिसकी वजह से यहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो नॉर्मल फोर्स है और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है ना। ये ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स जो Fg वेक्टर है वो धरती इस पर लगा रही है, और जो Fn नॉर्मल फोर्स है वो टेबल इस पर लगा रहा है। ये दोनों फोर्सेस इस पर्टिकुलर केस में मैग्नीट्यूड वाइज बराबर जरूर हो गए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, बिल्कुल भी नहीं है ना। और ऑब्वियस है कि ये एक ब्लॉक के ऊपर लगने वाले दोनों फोर्सेस हैं, तो वैसे भी ये एक्शन रिएक्शन हो नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करते हैं। अब जैसे कि यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हम लोग जो फिजिक्स अभी शुरुआत में पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पार्टिकल मान करके ट्रीट कर रहे हैं ना। तो अगर पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ऊपर मैंने दिखा दिया Fn वेक्टर और नीचे दिखा दिया Fg वेक्टर, और दिख रहा है कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में, एंड दीज फोर्सेस बैलेंस। क्लियर हुई ये बात। एक और बड़ी मजेदार चीज है बच्चों कि जब हम लोग वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं ना अपना वेट मेजर करने के लिए, तो एक्चुअली वो हमें बताता है कि हम लोग कितने फोर्स से उस वेइंग मशीन को प्रेस कर रहे हैं। क्लियर है ये बात। तो वही हम लोग बोल देते हैं कि वो हमारा वेट है, क्योंकि हमारे ऊपर जब हम लोग इस तरीके से खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक तो नीचे की तरफ mg एक्ट कर रहा होता है और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होता है। तो इसीलिए n बराबर क्या आ जाता है mg, और हम लोग क्या बोल देते हैं कि हमारे को हमारा वेट मिल गया। और रीडिंग इस तरीके से आती है कि वो आपको एक्चुअली आपका मास बताता है। जैसे रीडिंग कैसी आती है, 65 kg, 70 kg, इस तरीके की वैल्यूज रहती है ना। चलिए तो बच्चों कुछ और बातें जो आपको नॉर्मल रिएक्शन में ध्यान रखनी है वो देखते हैं। जैसे कि एक चीज तो अपने को समझ में आ गई कि नॉर्मल रिएक्शन जो है कब एग्जिस्ट करता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करना चाहती है, प्रेस करना चाहती है, उसको दबाना चाहती है, तब ये नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आता है। ठीक है, तो वही यहां लिखा है व्हेन अ बॉडी प्रेसेस अगेंस्ट अ सरफेस द सरफेस डिफॉर्म्स, है ना, कुछ डिफॉर्मेशन आता है उसमें, एंड पुशेस ऑन द बॉडी विद अ नॉर्मल फोर्स, है ना, परपेंडिकुलर फोर्स Fn वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत ज्यादा आपके काम आएंगे। जैसे कि यहां पर मैंने पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर AB एक रॉड दिखाया है और दिखाया है कि यहां पर एक वॉल है और यहां पर जमीन है।
इस तरीके से रॉड जो है एक दीवार और एक जमीन के बीच में इस तरीके से अटकाया गया है। तो अब आप सोचिए कि किस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ए पॉइंट पर जो है नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन ऐसी आती है और बी पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी आएगी, है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। उसके अलावा जब इस रॉड को कुछ इस तरीके से रखा गया सच दैट कि वो वॉल के बिल्कुल टॉप पॉइंट पर पहुंच गई, है ना, और उससे भी एक्सटेंड कर रही है, तो इस समय देखिए ये होती है नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन। और जमीन तो जैसे पहले लगा रही थी उसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। अब देखिए अगर हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है ना, तो उस केस में अगर हमारे पास ऐसी कोई सरफेस हो, है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसा एक यहाँ पर एक पॉइंट जैसा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन आप कैसे बनाए। तो नॉर्मल रिएक्शन अपने को एक्चुअली बनाना चाहिए सच दैट कि यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उसके वो परपेंडिकुलर, तो N2 बेसिकली ऐसे आएगा और N1 तो चलिए आसान है, यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। क्लियर है ये बात। तो ये तीनों डायग्राम मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको ये चीज की क्लैरिटी हो कि किस तरीके से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को शो करेंगे। चलिए बच्चों, तो अब एक और फोर्स की बात करते हैं विच इज द फोर्स ऑफ टेंशन। बेसिकली बच्चों टेंशन भी एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम लोग रस्सी को खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनके बीच में डिस्टेंसेस जो है उसमें फर्क आने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या करना चाहता है, अपने शेप को रिगेन करना चाहता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। और जिसकी वजह से वो आप जैसे मान लीजिए इस रस्सी को खींच रहे हैं, है ना, आप रस्सी को खींच रहे हैं पीछे की तरफ, तो ये रस्सी अपने नेचुरल अवस्था में रहना पसंद करती है। तो वो क्या करेगी, वो आपको पीछे की तरफ खींचेगी ताकि वो अपनी शेप को बिल्कुल क्या रख सके, मेंटेन रख सके, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो नहीं चाहेगा कि उसको थोड़ा भी डिस्टॉर्ट किया जाए। हो सकता है कि रस्सी में, केबल में आपको विजुअलाइज ना हो बाहर से, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक वे में देखेंगे तो वहां पर जरूर कुछ ना कुछ फर्क आता है, जिसकी वजह से ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ टेंशन। आइए इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करते हैं। When a cord or a rope, cable or other such object is attached to a body and pulled taut, है ना, जब हम लोग उसे टॉट करते हैं, स्लैक नहीं रहने देते हैं, जब उसे टॉट करके पुल करते हैं तब क्या होता है, द कॉर्ड पुल्स ऑन द बॉडी विथ अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग द कॉर्ड। तो ये चीज बच्चों आप पहले डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। जब आपने रस्सी को खींचना चाहा तो क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है उसको रस्सी किधर खींचने लगी, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना, टुवर्ड्स राइट की तरफ वो इसे खींचने लगी। तो बेसिकली हुआ क्या, आपने रस्सी को खींचा लेकिन रस्सी में डेवलप हो गया तनाव, है ना, टेंशन। इसे कहते हैं स्टेट ऑफ टेंशन डेवलप होना। तो उसके अंदर जब ये तनाव या फिर टेंशन डेवलप हो जाता है तो उसके बाद रस्सी क्या करती है, वो चीजों को पुल करना चालू करती है। रस्सी पुश तो नहीं कर सकती है ना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ पर एक रस्सी है इस तरीके से, यहाँ पर ब्लॉक है, अब ये रस्सी इससे धक्का लगाने लगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। रस्सी क्या कर सकती है, सिर्फ इस ब्लॉक को खींच सकती है, पुल कर सकती है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, द बॉडी एंड अलोंग द कॉर्ड, है ना। तो अलोंग द कॉर्ड मतलब ये जो टेंशन की डायरेक्शन है वो कैसी है, अलोंग द कॉर्ड ही है, ठीक है। द फोर्स इज ऑफन कॉल्ड अ टेंशन फोर्स बिकॉज द कॉर्ड इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ टेंशन, है ना। तो जो स्टेट होता है इस रस्सी का, उसी अवस्था के ऊपर हम लोगों ने इस फोर्स का नाम रख दिया है, ठीक है। विच मीन्स दैट इट इज बीइंग पुल्ड टॉट। अगर आपके ही हाथ को मैं खींचने लगूं तो आपके हाथ में भी एक तनाव महसूस होगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका हाथ जो है आपके जॉइंट को खींचेगा और जो इंसान आपको खींच रहा है आपका हाथ उसे भी खींचेगा। तो बेसिकली आपका हाथ जो है वो किस स्टेट में आ जाता है, तनाव के स्टेट में आ जाता है, टेंशन के स्टेट में आ जाता है। तो वही चीज यहां पर रस्सी के साथ भी होती है। और बच्चों देखिए आखिरी लाइन में क्या लिखा है, द टेंशन इन द कॉर्ड, है ना, जो कॉर्ड में जो टेंशन डेवलप हुआ है वो क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड टी ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी। जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो क्या है, वो वही फोर्स है जिससे वो चीजों को खींच रही है। जैसे रस्सी जिस फोर्स से ब्लॉक को खींच रही है या फिर हाथ को खींच रही है, वो सारे क्या है, टेंशन इन द कॉर्ड ही है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। अ कॉर्ड इज ऑफन सेड टू बी मासलेस, है ना। जनरली जो हमारे को केस दिया रहता है उसमें हम लोग स्ट्रिंग को बोलते हैं या रोप को बोलते हैं कि वो आइडियल है, और आइडियल हमारे लिए उसका मतलब क्या हो गया, मासलेस। मतलब उसका जनरली जब तक दिया ना हो तो हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, मासलेस, जिसका क्या मतलब हो गया कि उसका मास जो है वो बाकी चीजों के मास के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। और साथ ही हम लोग ये मानते हैं कि वो अनस्ट्रेचेबल है ना। ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये टेंशन, तो मतलब मॉलिक्यूल्स को थोड़ी तो परेशानी हो रही होगी, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो कोई खास इसमें स्ट्रेच नहीं आ रहा है। और हमारे लिए तो हम लोग क्या मानेंगे, आइडियल स्ट्रिंग मानेंगे जिसमें कोई भी स्ट्रेच नहीं आ रहा है। क्लियर है ये बात। द कॉर्ड देन एग्जिस्ट्स ओनली एज अ कनेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, है ना। चूंकि अब ये कोई ऐसा एंटिटी रह नहीं गई, इसका तो कोई मास रहा नहीं, तो बस ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम कर रही है। जैसे कि हाथ से मैंने इस रस्सी को खींचा तो बदले में ये ब्लॉक आगे खिसक रहा है, तो ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करवा रही है। इसके अलावा देखिए और क्या लिखा है, इट पुल्स ऑन बोथ बॉडीज विद द सेम फोर्स मैग्नीट्यूड टी even if the bodies and the cord are accelerating and even if the cord runs around a massless frictionless pulley, है ना। यहां पर जो पुली आपको दिखाई गई है ये भी एक आइडियल पुली दिखाई गई है। आइडियल पुली का बेसिकली मोटिव ये होता है कहने का कि यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और साथ ही साथ इस पुली का मास भी जो है वो नेग्लिजिबल है ना। वही यहां लिखा है मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली। तो ऐसा कोई भी केस हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पूरे के पूरे रोप में कहीं पर भी आप चले जाएं तो टेंशन की वैल्यू क्या है, टेंशन की वैल्यू बिल्कुल सेम है। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि रोप का हम लोगों ने मास लिया ही नहीं है, रोप को हम लोगों ने मासलेस माना है। तो अगर रोप को हम लोगों ने मासलेस माना है तो उसके किसी छोटे से सेगमेंट को देखिए, है ना। अगर यहां टेंशन टी लग रहा है तो यहां भी उसमें टेंशन टी होना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि इसका मास नेग्लिजिबल है ना। तो अगर कोई नेट फोर्सेस पर आ जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाना है, इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। एक और चीज का बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने टेंशन को कैसे दिखाया, इस तरीके का ना, खींचने वाला। बेसिकली टेंशन जो है वो हर एक एलिमेंट को क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ खींच रहा है। तो मैंने एक छोटा सा, मान लीजिए कि ये वाले पोर्शन का मैंने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, तो मैंने दिखाया कि हर पोर्शन को क्या किया जा रहा है, बाकी के एलिमेंट्स के द्वारा खींचा जा रहा है। जैसे मैंने अगर इतने से पोर्शन का यहाँ पर डायग्राम बनाया ना, तो उसको ये वाला पोर्शन भी खींच रहा है और ये वाला पोर्शन भी खींच ही रहा है। तो वही देखिए यहाँ लिखा है, उस पुली के बारे में बात कही गई है कि सच अ पुली हैज नेग्लिजिबल मास कंपेयर्ड टू द बॉडीज एंड नेग्लिजिबल फ्रिक्शन ऑन इट्स एक्सल ऑपोजिंग इट्स रोटेशन, है ना। तो यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन है ही नहीं। तो ऐसे केस में बच्चों, जो ये तीसरा केस आपको दिख रहा है उसमें देखिए क्या लिखा है, द कॉर्ड रैप्स हाफवे अराउंड अ पुली, द नेट फोर्स ऑन द पुली फ्रॉम द कॉर्ड हैज द मैग्नीट्यूड 2t। देखिए ये बड़े काम की चीज है। अगर मैं यहाँ पर इस पुली का, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, तो आप देखिए कि जो रस्सी है वो इसे बेसिकली नीचे ऐसे खींचेगी टेंशन टी से। यहां पर भी एक रस्सी है जो इसे खींचेगी नीचे टेंशन टी से, और बाकी जो इसे सपोर्ट करने का काम कर रहा है वो तो ऊपर यहाँ पर जो ये जो कनेक्शन, ये जो सपोर्ट है वो दे रहा है। तो हमसे क्या बोला गया था कि यहाँ पर नेट फोर्स ऑन द पुली फ्रॉम द कॉर्ड, कॉर्ड की वजह से जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, नीचे की तरफ 2t होगा, जो कि आप बड़े आराम से देख रहे हैं, है ना। क्योंकि रस्सी जो है हर एक एलिमेंट को खींचेगी, बॉक्स को भी खींच रही है, हाथ को भी खींच रही है, इस पुली को भी खींच रही है, सबको वो पुल करने का ही काम करती है। चलिए बच्चों, तो एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक नए वैरायटी का फोर्स देखते हैं जो कि है द स्प्रिंग फोर्स। बहुत ही आसान टॉपिक है ये और बहुत ही कॉमन सेंस वाला है। बेसिकली होता क्या है कि स्प्रिंग जो है ना, वो अपने नेचुरल लेंथ में जब रहती है तो खुश रहती है, वो उस समय किसी पर फोर्स नहीं लगाती है। अब लेकिन क्या आप करिएगा, अगर कि जैसे आप डायग्राम देख पा रहे हैं ना, पहला जो डायग्राम है उसमें ब्लॉक अटैच्ड है लेकिन स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, तो ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब लेकिन दूसरे डायग्राम में देखिए आपने क्या किया, आपने ब्लॉक को खींचा, है ना, ब्लॉक को टुवर्ड्स राइट आपने खींचा, जिसकी वजह से क्या आ गया, स्प्रिंग में एलोंगेशन आ गया। और अगर मैं यहाँ पर डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर मैं स्मॉल डी कॉल कर रहा हूं, तो इसका मतलब स्प्रिंग की लेंथ, लेटर से कि पहले थी कितनी, L0 थी, अब कितनी हो गई, L0 से चेंज होकर के कितनी हो गई, L0 प्लस डी हो गई। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन
ऑफ द फोर्स जो स्प्रिंग लगाएगी ब्लॉक के ऊपर, वो आप लॉजिकली बोल सकते हैं कि किधर होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्प्रिंग चाहेगी अपने नेचुरल लेंथ में आना, और उसका एक ही तरीका है कि वो क्या कोशिश कर रही है कि ब्लॉक को खींचे। इनफैक्ट वो दीवार को भी खींच रही है ना। वो तो बेचारी इनोसेंट सी स्प्रिंग है, वो तो दीवार को भी खींच रही है अपनी तरफ से। वो दोनों तरफ से कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी लेंथ क्या हो जाए, वापस से रीगेन हो जाए। तो वो अगर ब्लॉक को एफएस वेक्टर से खींच रही है ना, तो दीवार को भी इतने ही मैग्नीट्यूड के फोर्स से खींच रही है, इस तरीके से। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर ब्लॉक को इस तरीके से खींचा गया सच दैट की स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई, तो स्प्रिंग कैसा फोर्स लगा रही है ब्लॉक के ऊपर? ऐसा फोर्स लगा रही है जिससे वो रिस्टोर हो पाए उसकी नेचुरल लेंथ। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एफएस वेक्टर है ना, एफएस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? एफएस वेक्टर की डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर यहां पर हम लोग देखें कि ब्लॉक को डिस्प्लेस किधर किया गया, तो ब्लॉक को डिस्प्लेस किया गया टुवर्ड्स राइट। तो इनके ऊपर एक साइंटिस्ट ने काम किया जिनका नाम था सर रॉबर्ट हुक। नाम लिख देता हूं मैं, रॉबर्ट हुक, है ना, HOOKE। वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने इस पर काम किया और उनका ये कहना है कि अगर हम लोग स्प्रिंग को आइडियल लें, है ना, स्प्रिंग को आइडियल लेने का मतलब हो गया कि उसका मास ज्यादा ना हो, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि अगर ये स्ट्रेच जो है वो बहुत ज्यादा ना हो, तो बोल सकते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज कि F विल बी प्रोपोर्शनल टू D, है ना। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज इन लेंथ के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल आएगा। और अगर वेक्टोरियली बात करें तो F वेक्टर जो है वो क्या आएगा? वो आएगा माइनस ऑफ K टाइम्स D वेक्टर। माइनस साइन क्यों लगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट हो रहा है, तो फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है। और ये K क्या है? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। क्लियर है ये बात? तो बेसिकली आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना करना है कि दिमाग लगा करके ये सोचना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगी, और मैग्नीट्यूड तो सिंपली आप क्या बोल देंगे? F बराबर K इंटू जो भी चेंज इन लेंथ है, लेट अस से कि वो D है। क्लियर है ये बात? तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि इस बार जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना। यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक को क्या किया गया? नेचुरल लेंथ से लेफ्ट की तरफ धक्का दिया गया, जिसकी वजह से स्प्रिंग में क्या आ गया? कंप्रेशन आ गया। तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये स्प्रिंग क्या चाह रही होगी? स्प्रिंग चाह रही होगी कि ब्लॉक पे धक्का लगे इस तरीके का, है ना। और धक्का कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा? K इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, जो कि कितना है? D है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि Fs का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा? K इंटू D हो जाएगा। और दिमाग लगा करके हम लोग डायरेक्शन बोल सकते हैं ना। अगर स्प्रिंग को आप दबाएंगे तो स्प्रिंग धक्का देगी, तो Fs वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट हो गई। इसी बात को और कैसे लिखा जा सकता है? Fs वेक्टर इज इक्वल टू माइनस KD वेक्टर। चलिए तो एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने देखा कि F वेक्टर बराबर कितना आ रहा है? माइनस KD वेक्टर, और मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो F बराबर आ रहा है K इंटू D। अब यहाँ पर K जो है वो क्या कहलाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। और एक नई चीज देखिए, वो किस चीज का मेजर है? वो मेजर है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेम D के लिए, है ना, सेम D के लिए अब बात K पर आ जा रही है कि अगर K ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, अगर K कम होगा तो फोर्स कम होगा। वही यहां लिखा है द लार्जर K द स्टिफर द स्प्रिंग। वो उतनी ज्यादा स्टिफ होगी, है ना, वो उतना ज्यादा अपने मतलब कि ज्यादा फोर्स चाहिए होगा अगर हमारे को उतना ही इलोंगेशन चाहिए। दैट इज द लार्जर K इज द स्ट्रॉन्गर द स्प्रिंग्स पुश और पुल फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट। और ऑब्वियस है कि ऐसा यूनिट और K क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने काफी पढ़ाई कर ली है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज सवालों को सॉल्व करने में कैसे लाया जा सकता है। जैसे कि पहला सवाल है, a box full of toys of combined mass capital M is pulled on a smooth horizontal surface by a string making an angle theta with the horizontal as shown. If acceleration of the box is small a, find the force applied by the string and by the surface on the block. तो बेसिकली अपने को ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है ना, ये राइट की तरफ एक्सेलरेटेड है
है ना, ऑब्वियसली ग्राउंड के अलोंग ही ये चल सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस डब्बे का, है ना, इस डब्बे का, चलिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कैसे शो कर सकते हैं फोर्सेस को? एक तो देखिए टेंशन, है ना, टेंशन फोर्स होगा यहाँ पर जो रस्सी यहाँ पर लगा रही है ना। रस्सी में हम लोग जनरली टेंशन को डबल एरो से शो करते हैं, क्योंकि रस्सी जो है इंसान को ऐसे खींच रही है और बॉक्स को ऐसे खींच रही है। तो एक तो फोर्स इस बॉक्स पर हमने लगाया टेंशन का। और कौन सा फोर्स लगा दिखा सकते हैं हम लोग? और हम लोग दिखा सकते हैं ऊपर की तरफ इस पर एक फोर्स आएगा जो कि कहलाएगा फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, जो कि जमीन के कारण होगा। एक और फोर्स हम लोग दिखा सकते हैं नीचे की तरफ, जो कि होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि m इंटू जी, है ना, क्योंकि धरती से नीचे की तरफ खींचेगी। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ये बेसिकली कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है थीटा, है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अलोंग वाई एक्सिस अगर हम लोग बात करें तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका किधर है? टुवर्ड्स राइट है। तो वाई के अलोंग ऊपर वाले फोर्सेस, मतलब अपवर्ड लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर कितना लग रहा है? n लग रहा है, और टेंशन का एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट भी आ जाएगा t sin थीटा। तो n प्लस टी साइन थीटा बेसिकली ऊपर लग रहा है, वो अकेले किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है? m इंटू जी के बराबर, है ना, m इंटू जी के कारण हो रहा है। तो यहां से देखिए अपने पास एक इक्वेशन आ गई, n प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी। अब आ जाते हैं x की दुनिया में। x की दुनिया में अगर हम लोग आ गए तो क्या बोल सकते हैं? x के लॉन्ग सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन का cos ऑफ थीटा कंपोनेंट, और वो किसके बराबर हो जाएगा? नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, जो कि a है। तो अपने पास एक और इक्वेशन आ गई, t cos थीटा बराबर m इंटू a। अब एक बार सवाल पे वापस आते हैं और देखते हैं हमसे क्या क्या पूछा गया था। हमसे पूछा गया था फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग, मतलब टेंशन पूछा गया है, और क्या पूछा गया है? बाय द सरफेस, मतलब कि n। तो अपने को t निकालना है और n निकालना है। तो देखिए दो इक्वेशन अपने पास उपलब्ध है ना, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, और अननोन भी तो दो ही है, टेंशन और नॉर्मल, करेक्ट है। तो यहां से देखिए सबसे पहले अपने को दूसरी वाली इक्वेशन से टेंशन मिल गया। टेंशन कितना आ गया? एम ए अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे एक पार्ट का जवाब आ गया, क्योंकि एम ए और कॉस थीटा ये तीनों ही चीजें अपने को सवाल में दे रखी है ना, थीटा एंगल दे रखा था। अब इसको पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा? एन प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब यहां पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। n प्लस एम ए अपॉन कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी हो जाएगा यहाँ पर। तो इससे देखिए अपने पास n कितना आ जाएगा? n आ जाएगा एम जी माइनस एम इंटू ए टैन ऑफ थीटा, और यही हमारा जवाब हो गया। चलिए बच्चों, तो एक और आसान से सवाल पर आ जाते हैं। सवाल है द मास ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बिलो कैपिटल ए इज स्मॉल एम, और यहां पर हमारे को दिया हुआ है कि एक ब्लॉक भी हैंग कर रहा है कैपिटल एम मास का। फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द लोअर एंड एंड एट ए, मतलब कि अपने को यहां पर भी टेंशन बताना है और कहां बताना है? यहां पर भी टेंशन बताना है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस पॉइंट का नाम मैं बी दे देता हूं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ए पॉइंट पर टेंशन निकालते हैं। तो ए पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए काम करते हैं, इतने से पोर्शन को हम लोग अपना सिस्टम मान लेते हैं, मतलब कि ये मैंने सिस्टम की बाउंड्री बनाई जिसे मैं सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं। तो अब इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें? इस सिस्टम के अंदर है कैपिटल एम और स्मॉल एम, क्योंकि ए से बी तक की जो रस्सी है उसका मास स्मॉल एम दिया हुआ है। तो बेसिकली मैंने पॉइंट से डिनोट कर दिया किसे? इस कैपिटल एम को और ए से बी तक के धागे को। तो इस पर मैं दिखा सकता हूं कि नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? धरती से खींचेगी m प्लस स्मॉल एम इंटू जी से, और ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा इसे बचाने के लिए? टेंशन एट ए, है ना, तभी तो ये रुकी हुई है, वरना यहां से टूट करके नीचे चली जाती। तो बड़े आराम से हमने देख लिया कि टेंशन एट ए क्या आ गया? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय जी, और यही आ गया हमारे पहले पार्ट का जवाब। अब बच्चों आ जाते हैं और कोशिश करते हैं निकालने का टेंशन एट बी। तो बी पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
आप ऐसे सोचिए कि मैं अब नया सिस्टम इसे मान लेता हूं और इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं देखूंगा कि धरती इसे कितने से खींचेगी, कैपिटल M इंटू जी से। और ऊपर क्या फोर्स लग रहा है जो डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में है, जो बी पॉइंट पर टेंशन है, जो धागा है वही तो इसे खींचेगा ऊपर। तो ऊपर मैं दिखा देता हूं टेंशन एट बी। तो बड़े आराम से हम लोग फिर से क्या कह सकते हैं, टेंशन एट बी दैट इज टी बी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी। और ये हमारे दूसरे पार्ट का भी जवाब आ गया, है ना। मतलब कि हमने क्या निकाल लिया, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द लोअर एंड, वो आ गया कितना, M इंटू जी के बराबर। चलिए बच्चों, तो एक और बड़ा प्यारा सा सवाल देखते हैं। द ब्लॉक शोन हैज अ मास कैपिटल M एंड डिसेंड्स विद एक्सेलरेशन स्मॉल a। नीचे की तरफ वो जा रहा है एक्सेलरेशन a से। द मास ऑफ द स्ट्रिंग बिलो द पॉइंट कैपिटल A इज स्मॉल m। फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द पॉइंट A एंड एट द लोअर एंड। तो काफी सिमिलर सवाल दिख रहा है बच्चों हमारे को, और इस पॉइंट का नाम चलिए इस बार मैं B दे देता हूं, है ना। तो चलिए डायग्राम जो है हम लोग फिर से बना लेते हैं। ये मैंने बनाने की कोशिश की डायग्राम, और अब एक ब्लॉक भी दिखा देते हैं यहाँ पर। ये बन गया ब्लॉक, है ना। तो इस बार क्या हो रहा है, बेसिकली इस बार ये हो रहा है कि यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ पर A पॉइंट है ना। यहाँ से A से B तक का मास है स्मॉल m अगेन, और यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M। क्लियर है ये बात। तो अब जरा सोचिए कि सवाल में दिया क्या है। सवाल में दिया है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना। तो हमसे पूछा गया टेंशन एट A और टेंशन एट B। तो सबसे पहले मैं सोचता हूं कि अगर टेंशन एट हम लोग निकालना चाहें, A निकालना चाहें, तो मैं इस पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। क्या लिखूंगा मैं, अगर मैं पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो इसको मैं एक पॉइंट मास मान लूंगा, जिसका मास कितना हो जाएगा, M प्लस स्मॉल m। तो धरती इसे नीचे खींचेगी कितने फोर्स से, कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई जी। और साथ ही साथ टेंशन कैसे दिखा दें, टेंशन ऊपर की तरफ दिखा देंगे क्योंकि रस्सी का टेंशन सिर्फ खींच सकता है। तो ये हो गया टेंशन एट A। तो इस बार लेकिन क्या हो रहा है, इस बार ऑब्वियस है कि नीचे का फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, तभी तो ये पूरा सिस्टम जा रहा है नीचे A एक्सेलरेशन के साथ। तो हम लोग इक्वेशन क्या बना सकते हैं, यहाँ पर नीचे का फोर्स M प्लस स्मॉल m इंटू जी में से घटा देते हैं ऊपर का फोर्स टेंशन एट A। दिस शुड बी इक्वल टू M प्लस m इंटू स्मॉल a, है ना। तो यहां से देखिए मैंने यहां पर क्या किया, मैंने नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन किया, और मैंने ये देखा कि एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है तो मैं नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लूंगा, नीचे की तरफ लूंगा। तो यहां से टेंशन एट A कितना आ जाएगा, टेंशन एट A आ जाएगा M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय G माइनस स्मॉल a। और यही हमारे पहले पार्ट का जवाब आ गया, दैट इज टेंशन एट A। चलिए तो अब ट्राई करते हैं टेंशन एट B निकालने का, है ना। ये जो B पॉइंट है यहाँ पर टेंशन निकालने का। तो अब मैं चतुराई से इससे ले रहा हूं अपना सिस्टम। तो अब देखिए पॉइंट से मैंने डिनोट कर दिया इस सिस्टम को। इस सिस्टम पर नीचे लग रहा है फोर्स कितना, कैपिटल M इंटू जी, और ऊपर कितना फोर्स लगेगा, टेंशन एट B, है ना। सिर्फ यही तो इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। और नीचे कितना एक्सेलरेशन दिखा दूं, स्मॉल a। तो अब इक्वेशन पिछली बार की तरह क्या बना दूंगा, mg माइनस TB इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास TB कितना आ गया, TB आ गया कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय G माइनस A। तो देखिए बड़े आसानी से हमारा दूसरे पार्ट का भी जवाब आ गया। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, अ बॉडी ऑफ मास M इज सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हमें ये दिख रहा है कि ये जो ब्लॉक है ना, ये तो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक फोर्स तो हम लोग दिखा देंगे इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड T1 होगा, है ना, और वो बना रहा है कितना एंगल, अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। एक फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में दिखा देंगे T2 मैग्नीट्यूड का, जो कि बना रहा है कितना एंगल, बीटा एंगल। और एक फोर्स हम लोग नीचे दिखा सकते हैं जिससे धरती से खींच रही है ना, तो M इंटू जी। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम में ब्लॉक है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो जीरो आना चाहिए, चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, सिर्फ एक्स या वाई नहीं, कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मैं सोचूं कि नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों, तो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब मैं ऐसा कर रहा हूं यहां पर कि मैं एक्स और वाई के लोग एक्चुअली देखना चाहता हूं कि नेट फोर्सेस कितने कितने हैं, है ना। जीरो तो आना है पर इनके टर्म्स में मैं देखना चाह रहा हूं। क्यों?
क्योंकि उससे थोड़ा इजी पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं x के लॉन्ग देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट की तरफ लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है T2 cos बीटा, दिस शुड बी इक्वल टू राइट की तरफ लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड विच इज T1 cos अल्फा। अब इसी तरीके से y के लॉन्ग ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है बच्चों T2 का साइन बीटा प्लस T1 का साइन अल्फा, और ये दोनों मिल करके अकेले किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, नीचे लगने वाले फोर्स mg के द्वारा। तो देखिए अपने पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं और दो अननोन है ना, यहां से अपने को T1 और T2 निकालना होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन में हम लोग T2 की वैल्यू बोल देते हैं, कितनी बोल देंगे, T1 cos ऑफ अल्फा अपॉन cos ऑफ बीटा, है ना, ऐसा हम लोग T2 को बोल सकते हैं। और T2 की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में चलिए पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, T1 cos ऑफ अल्फा अपॉन cos ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा प्लस T1 साइन अल्फा इज इक्वल टू mg। अब तो सिंपली यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, T1 साइन बीटा cos अल्फा प्लस T1 को बाहर ले लेते हैं, यहां क्या आ जाएगा, साइन अल्फा cos ऑफ बीटा, और इसको डिवाइड करना होगा चूंकि एलसीएम था, cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू mg। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ गया, यहां से आ गया T1 इज इक्वल टू mg cos ऑफ बीटा अपॉन, ये देखिए क्या बन गया, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b के फॉर्म का बन गया ना, मतलब ये बन गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है ये बात। तो हमारे पास T1 आ गया mg cos बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और इस सिमेट्री को ऑब्जर्व करते हुए मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं कि T2 आ जाएगा mg cos ऑफ अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लीजिए, लेकिन सिमेट्री से मैं देख सकता हूं कि आंसर तो यही आना चाहिए। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। सवाल है, विद व्हाट एक्सेलरेशन स्मॉल a शुड द एलिवेटर डिसेंड so that the man of mass capital M exerts a force capital mg by 4 on the floor of the elevator। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो इंसान है ना, ये यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर एक वेइंग मशीन भी है, ताकि अपने को दिख सके कि यहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही हो, mg by 4, है ना, क्योंकि जितने फोर्स से ये फ्लोर को पुश करेगा वही रीडिंग अपने को यहाँ पर वेइंग मशीन में दिखाई देगी। तो बेसिकली सवाल ये बन गया है कि अपने को वेइंग मशीन में कितनी रीडिंग दिखानी है, mg by 4। क्लियर है ये बात। तो सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है, आप सोचिए कि इंसान जो है अगर रुका रहेगा और एलिवेटर भी रुका रहेगा, तब तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इंसान पर एक फोर्स लगेगा mg का, एक फोर्स लगेगा नॉर्मल का, जिसके कारण n इक्वल टू mg हो जाता, और जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ रिफ्लेक्ट होता वो कितना होता, mg के बराबर। लेकिन अब अपने को क्या करना है, mg के बजाय mg by 4 रीडिंग लानी है यहाँ जो वेइंग मशीन है ना। तो उसके लिए सोचिए अपने को क्या करना होगा, यहाँ पर लिफ्ट को एक्चुअली नीचे की तरफ एक्सेलरेट होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा आइए दिखाता हूं मैं। उससे ये होगा कि इस पर एक फोर्स तो नीचे लग रहा है mg, एक फोर्स ऊपर लग रहा है नॉर्मल, और इन सब का रिजल्टेंट आएगा ए एक्सेलरेशन। तो हुआ क्या, इक्वेशन कैसा बन जाएगा, mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहां से देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, mg माइनस ma। मतलब कि अगर नॉर्मल रिएक्शन को कम करना है तो बेसिकली लिफ्ट को कैसे एक्सेलरेट करना चाहिए, नीचे की तरफ। तो अब अपनी रिक्वायरमेंट ये है कि n को कितना आना चाहिए, mg by 4। तो यहां से देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, ma इज इक्वल टू mg माइनस n, और यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं mg माइनस n की वैल्यू हो गई mg अपॉन 4। तो यहां से एक्सेलरेशन सिंपली अपना कितना आ जाएगा, 3g अपॉन 4। तो अगर एक्सेलरेशन लिफ्ट का कितना हो जाए, 3g by 4 का हो जाए नीचे की तरफ, तो क्या होगा, तो जो इंसान के द्वारा जो वेइंग मशीन पर रीडिंग दिखाई जाएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी सिंपली mg by 4। एक मजेदार चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन a बराबर g हो जाए तो उस समय आप देखिए तो कितना आएगा नॉर्मल रिएक्शन, उस समय देखिए नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg माइनस mg विच इज इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली इंसान अभी भी लिफ्ट में रहेगा, इंसान अभी भी टच कर रहा है लिफ्ट को, है ना, अभी भी लिफ्ट के फ्लोर या फिर वहां पर वेइंग मशीन रख दें तो वेइंग मशीन को टच कर रहा है। लेकिन अब चूंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन g हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से अब ये हो जाएगा कि इंसान जो है ना, इंसान और लिफ्ट दोनों का ही एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ,
जी। क्योंकि आप सोचिए कि अगर और ज्यादा एक्सेलरेशन लिफ्ट का हो जाएगा नीचे की तरफ तो क्या होगा, तो इंसान तो फ्री फॉल करेगा, जी से फ्री फॉल करेगा और लिफ्ट और इंसान के पैरों के बीच में गैप आ जाएगा, है ना। मतलब कि इंसान और लिफ्ट के बीच में अब आपको क्या दिखेगा, गैप दिखेगा। कब, जब एक्सेलरेशन लिफ्ट का क्या हो जाए, जी से भी ज्यादा। क्यों ऐसा, क्योंकि लिफ्ट जो है इंसान को धकेल सकती है, उसे नीचे नहीं खींच सकती, है ना। तो इसीलिए जैसे ही जिस मोमेंट पर एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट जी के बराबर हो जाएगा, उस मोमेंट पर जस्ट दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करते हैं। सवाल है, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ कैपिटल एल, है ना, ये मैं पहला पार्ट पढ़ रहा हूं। अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ कैपिटल एल resting on a frictionless horizontal surface is pulled at one end by a force capital F. Derive an expression for the tension in the rope as a function of position along its length. और अपने को हिंट दिया हुआ है कि जो राइट एंड है उससे x डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ जा करके यहां पर अपने को टेंशन बेसिकली बताना है ना। मतलब कि टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x क्या है वो बताना है। तो चलिए मैं कैसे शुरुआत करूंगा ऐसे किसी सवाल का, आइए मैं आपको एक बार दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम को फिर से बनाऊंगा, ये रहा डायग्राम। अब मैं दिखाऊंगा कि इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है F। अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है बच्चों कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये कोई मोशन ही नहीं कर रहा है ना, ये सरफेस पर रखा हुआ है और सिर्फ ये सरफेस के अलोंग ट्रैवल कर सकता है ना। तो बेसिकली नॉर्मल और mg मुझे दिख रहा है कि बैलेंस्ड ऑलरेडी है। अब देखिए अगर मैं किसी x डिस्टेंस पर आता हूं ना, लेट अस से कि यहां पर x डिस्टेंस पर जाकर के मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर जैसे ही मैं पहुंचा तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे पूरे सिस्टम का पहले तो एक्सेलरेशन चाहिए होगा। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे बहुत आसान है, आप ये देखिए कि पूरे सिस्टम का मास कितना है, पूरे सिस्टम का मास है m, है ना, मास m है और पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इकलौता एक ही फोर्स लग रहा है, कैपिटल F। तो कैपिटल F अपॉन m बेसिकली मुझे क्या दे देगा, इसका एक्सेलरेशन a। तो a आ गया मेरे पास F अपॉन m। अब मैं क्या करूंगा, मैं इतने से पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इसे मैं मान लूंगा अपना सिस्टम। समझ रहे हैं बात को आप। तो इतने से पोर्शन का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा। इस पर फोर्स कौन सा लगेगा, सिर्फ यहां पर जो टेंशन है वो इसे खींचेगा, है ना, टेंशन एट x। समझ पा रहे हैं आप बात। आखिर ये जो पीछे वाला हिस्सा ये आगे काहे को जा रहा है, क्योंकि इस जगह पर एक टेंशन है जो इसे खींच रहा है और वही तो अपने को निकालना है। तो मैं इस पर आगे की तरफ दिखा दूंगा tx, है ना, टेंशन एट x, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि बराबर होगा स्मॉल m इंटू a के, जहां पर स्मॉल m मैं कह रहा हूं इस वाले पोर्शन का मास, है ना। तो अब बस स्मॉल m निकाल लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो स्मॉल m कैसे निकालें, तो आइए देखते हैं। L लेंथ के रोप का मास था कैपिटल M, तो L माइनस x लेंथ के रोप का मास कितना हो जाएगा, कैपिटल है m बाय L इंटू L माइनस x। तो बेसिकली स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल m की वैल्यू आ गई ये। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, टेंशन एट x आ जाएगा m बाय L इंटू L माइनस x मल्टीप्लाइड बाय a। और a की वैल्यू कितनी है, यहां से देख लीजिए, a की वैल्यू है F अपॉन m। क्लियर है ये बात। तो भर देते हैं इसे। तो यहां से tx कितना आ जाएगा, tx आ जाएगा कैपिटल M अपॉन L इंटू L माइनस x मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल F अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M से कैपिटल M तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x कितना आ गया, F मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x अपॉन L। और यही बच्चों हो गया हमारे पहले पार्ट का जवाब। अब मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या होता अगर मैं इतने से पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, है ना। अगर मैं इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो क्या जवाब कुछ और आता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो कैसे निकाले भाई इसका जवाब। तो अब आप देखिए हमें क्या करना होगा। अगर मैं इतने से पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं तो आइए पहले वो देखते हैं कैसा बनेगा। देखिए पहले तो इस पोर्शन की लेंथ x है, तो L लेंथ का मास अगर कैपिटल M है तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m बाय L इंटू x। तो यहां से इस वाले पोर्शन का मास कितना आ गया, m x अपॉन L।
तो इसे मैं m डैश कह देता हूं ना, दिस इज इक्वल टू m डैश। अब इस m डैश का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। राइट की तरफ देखिए इसे f खींच रहा है, कितने फोर्स से, कैपिटल F फोर्स से। अब देखिए पीछे वाला पोर्शन क्या कर रहा है, उसे अगर पीछे वाले पोर्शन को अगर आप आगे की तरफ खींच रहे हैं तो पीछे वाला पोर्शन आपको लेफ्ट की तरफ खींचेगा, न्यूटन जी ने कहा था। तो हम लोग इस पर पीछे क्या दिखा देंगे, Tx, है ना। और इन दोनों फोर्स की बदौलत इसका एक्सेलरेशन कितना है, आगे की तरफ a है, राइट। तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, F माइनस Tx इज इक्वल टू m डैश इंटू a, सही है। तो यहां से देखिए Tx कितना आ जाएगा, Tx आ जाएगा F माइनस m डैश इंटू a। अब यहां पर वैल्यू पुट करनी है अपने को, यहां से आ जाएगा F माइनस m डैश कितना था, m डैश जो था वो था x अपॉन l इंटू m, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, a से, तो a तो f अपॉन m था। तो यहां से देखिए m से m कैंसिल आउट हो गया, तो Tx कितना आ गया, Tx आ गया f मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x अपॉन l। तो चाहे आप फ्री बॉडी डायग्राम कोई सा भी बनाइए, जवाब में कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती है। चलिए बच्चों, तो अब आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमसे बोला गया है कि इफ द रोप इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स बाय द सेड फोर्स इज देयर एनी चेंज इन द अबव एक्सप्रेशन। तो फिर से यही काम करना होगा अपने को, है ना। लेकिन फर्क कहां आ जाएगा, इस बार mg का भी रोल आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं पूरे के पूरे सिस्टम को इकट्ठे ट्रीट कर रहा हूं और उस पर क्या दिखा सकता हूं मैं, कि ऊपर की तरफ लग रहा है कैपिटल F और नीचे की तरफ लग रहा है कैपिटल mg, जिसके कारण इसका एक्सेलरेशन लेटर से कि a आ गया। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर हम लोग, F माइनस mg इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू a, है ना। तो एक एक्सप्रेशन अपने पास आ गया। यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, F माइनस mg होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये तो आ गया अपने पास एक्सेलरेशन का रिलेशन। अब एक काम करते हैं, हमारे को क्या निकालना था, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। तो एक काम करते हैं, इतने से पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसके मास को मैं कह देता हूं स्मॉल m, ठीक है। तो अगेन मेरे को पता है कि L लेंथ का मास कैपिटल M है, तो L माइनस x लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m अपॉन L इंटू L माइनस x, सही है। तो ये क्या बन गया, स्मॉल m बन गया। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो क्या क्या दिखाएंगे, ऊपर लगेगा टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, x पोजीशन पर जो टेंशन होगा। साथ ही बच्चों अब नीचे की तरफ स्मॉल mg भी लगेगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन a आ रहा है ऊपर की तरफ। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं इस बार, Tx माइनस स्मॉल mg इक्वल टू स्मॉल m इंटू a, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास Tx कितना आ जाएगा, Tx आ जाएगा स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय a प्लस g। अब हमने स्मॉल m निकाल ही रखा है, कितना था वो, m अपॉन l इंटू l माइनस x मल्टीप्लाइड बाय a प्लस g। a भी हम लोगों ने निकाल रखा है, वो था f माइनस mg अपॉन m। तो लिख देते हैं उसे यहाँ पर, f माइनस mg अपॉन m, है ना। और इसमें और क्या ऐड करना है, इसमें g को भी ऐड करना है। तो ये रहा पूरा का पूरा टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x का एक्सप्रेशन। तो Tx बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, m मल्टीप्लाइड बाय l माइनस x अपॉन l। और अंदर एक काम करते हैं हम लोग, देखते हैं एलसीएम लेकर के, एलसीएम ले लेंगे तो देखिए mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा f अपॉन कैपिटल M। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो फिर से देखिए एक्सप्रेशन क्या आ गया, f मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x अपॉन l। तो बेसिकली हमारा जो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x आ रहा है वो कितना आ रहा है, f मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x अपॉन l। क्या ये रिलेशन आपने पहले कभी देखा है, बिल्कुल देखा है। अभी अभी जो है हम लोगों ने दो मेथड से इसे ही निकाला था। तो जवाब क्या हुआ, टेंशन के एक्सप्रेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल है, फिगर शोज अ रोप ऑफ वेरिएबल मास whose linear mass density, मतलब हो गया मास पर यूनिट लेंथ, is given by lambda is equal to ax, where a is a positive constant and x is the distance from left end. It is placed on a smooth horizontal surface. A force capital F is acting on it as shown. Find the total mass of the rope, और दूसरे पार्ट में बोला है find the tension at point P. तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग सोचते हैं कि इसका टोटल मास कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, ये सवाल आपके लिए थोड़ा नया है, इसीलिए ध्यान से करते हैं। हमसे सवाल में ये कहा गया है ना कि x कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैं किसी x डिस्टेंस गया,
वहां से dx बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस और आगे गया। ऑल्दो बच्चों x वेरिएबल है, लेकिन मैं किसी x पर जब गया और वहां से dx ही और आगे जा रहा हूं, तो इस पूरे के पूरे पोर्शन में मैं क्या कह सकता हूं कि लैम्डा वेरिएबल नहीं है, लैम्डा तो ax है ना। और यहां पर इस पूरे के पूरे रीजन में क्या है, लैम्डा कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू a इंटू एक्स है। तो मैं सिर्फ इस छोटे से पोर्शन का, इस छोटे से स्ट्रिप का मास कैसे निकालूंगा? देखिए, dm हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। क्यों ऐसा? क्योंकि लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, उसको मैं छोटे से लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास ही तो देगा। तो बेसिकली ये कितना आ गया, ax इंटू dx, है ना। अब मेरे पास dm आ गया, dm आ गया ax dx। अब ऐसे सारे के सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स का अगर मैं मास लेता जाऊं और उसे ऐड कर दूं, मतलब इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा। तो कैपिटल M के लिए क्या करूं, इंटीग्रेशन ऑफ ax dx, और x कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेकर के कैपिटल L तक। तो ये कितना आ गया, a मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर अपॉन 2। तो अपने को मास तो ओवरऑल मिल चुका है। तो अब आते हैं बी पार्ट पर। बच्चों बी पार्ट पे मैं जब आया तो मैंने देखा कि पी पॉइंट पर मुझे टेंशन निकालना है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे क्लिक कर रही है वो ये है कि क्यों ना मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन देखूं कि पूरे के पूरे सिस्टम का कितना है। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लेता हूं तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, F हॉरिजॉन्टल के अलोंग, वर्टिकल के अलोंग तो बैलेंस्ड है, सिर्फ और सिर्फ F फोर्स लग रहा है। और मास ऑल्दो वेरिएबल है ना, अलग अलग पोर्शन का मास जो है वो मतलब कि डिफरेंट वे में वेरी कर रहा है, लेकिन मिला करके मास तो फिक्स है ना। वो कितना है, वो है AL स्क्वायर अपॉन 2। तो मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैंने इसे सिस्टम बना लिया तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F अपॉन AL स्क्वायर अपॉन 2। मतलब एक्सेलरेशन बेसिकली आ गया A इज इक्वल टू 2F अपॉन कैपिटल A कैपिटल L का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब एक काम करते हैं, इतने से पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि मुझे यहां पर टेंशन निकालना है ना। अब यहां पर जो टेंशन है, टेंशन एट पॉइंट P, वही तो इस पीछे वाले हिस्से को आगे खींच कर ले जा रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंशन एट पॉइंट P इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इसका वही है जो पूरे के पूरे सिस्टम का है। अब लेकिन स्मॉल m कैसे निकाले, तो सेम वही काम हमें करना होगा जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे रोप का मास निकाला था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ बोल देंगे dm बराबर कितना हो जाएगा, dm बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, और यहां से क्या आ जाएगा, dm इज इक्वल टू लैम्डा कितना था, लैम्डा था ax, तो ये हो जाएगा ax dx। बस अब फर्क कहां पर आएगा, अब हम लोग m बोल देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dm, और m भी कौन सा लिखना चाहिए अपने को, स्मॉल m लिखना चाहिए ना। तो स्मॉल m कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm, और बस इस बार फर्क ये रहेगा कि लिमिट हम लोग रखेंगे 0 से लेकर के स्मॉल l तक, है ना, क्योंकि स्मॉल l तक के ही दूरी तक का अपने को मास चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, a स्मॉल l स्क्वायर अपॉन 2। तो अब वापस से आ जाते हैं TP इक्वल टू ma पर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, TP इज इक्वल टू स्मॉल m कितना आ गया, a स्मॉल l स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना था, 2F अपॉन कैपिटल A कैपिटल L का स्क्वायर। तो यहां से देखिए 2 से 2 कट गया और कैपिटल A से कैपिटल A चला गया। तो यहां से टेंशन एट पॉइंट P कितना आ गया, F स्मॉल l स्क्वायर अपॉन कैपिटल L का स्क्वायर। तो यही बच्चों हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। क्लियर है? तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप सबके लिए। इस जितने सवाल आज हम लोगों ने डील करे हैं उनको आप वीडियो देखने के बाद एक बार खुद से जरूर सॉल्व करिएगा, तभी किसी ब्रांड न्यू सवाल पर आइएगा, तब आपको ज्यादा फायदा फील होगा। ऑलराइट, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।